चैप्टर 2288 पतझड़ की हवा जैसे गिरे हुए पत्ते भाग 1। राजकुमार एस, जो वोलुयन एम्पायर का उत्तराधिकारी था, ने गहरे सुनहरे रंग की युद्ध पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो आगे बढ़ा और देखा कि विशाल गुफा के अंदर पहले से ही गोदाम और रहने के मकान बनाए जा चुके थे। आसपास जो पीले हरे रंग के क्रिस्टल चमक रहे थे, वो सब बहुत ऊंचे दर्जे के एनर्जी क्रिस्टल्स थे। ये जगह वाकई एक बेहतरीन रेफ्यूज बेस थी, वोलुयन एम्पायर से बहुत दूर, और इसका स्थान केवल कुछ चुनिंदा शाही लोगों को ही पता था। एस ने अपने हाथ पीछे बांधकर सिर झुकाया और धीरे से बोला, उम्मीद है साम्राज्य के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। उसे डर था कि अगर वाकई साम्राज्य नष्ट हो गया तो उसे ही उस पूरे साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जो बहुत भारी बोझ था। उसके वफादार गार्ड ने तुरंत कहा, भगवान वोलुयन एम्पायर की रक्षा करेंगे, लेकिन महाराज एस, अगर साम्राज्य के साथ कुछ हो भी गया तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत राजगद्दी संभालेंगे और हमारी जाति की लौ को फिर से जलाएंगे। एस ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। शाही परिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते उसे बचपन से ही शासन चलाने की बेहतरीन शिक्षा दी गई थी। वो तुरंत मुड़ा और अपने आसपास मौजूद कुलीन युवाओं को आदेश देने लगा, कैलगर, नीचे वाले गोदाम में जाओ और सभी सामान की गिनती करो। हमें लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। गुल्स्त, रहने की जगह तय करो और पूरी गुफा का नक्शा समझो। कुछ ही देर में एस के आदेशों से अफरातफरी में भाग रहे कुलीन युवाओं को दिशा मिल गई। सबने अपने अपने काम में हाथ डाल दिया और कुछ घंटों में पूरी जगह व्यवस्थित हो गई। अब उनके मन में थोड़ी उम्मीद की किरण जगी। अगर साम्राज्य नष्ट भी हो गया तो भी वो यहां से नया जीवन शुरू कर सकते थे। एस ऊंचे स्थान पर खड़ा था, नीचे फैले बेस को देखते हुए बोला, इतने सारे संसाधनों के साथ अगर साम्राज्य युद्ध में नष्ट भी हो जाए तो भी मैं हमारी जाति की लौ को जिंदा रखूंगा। वोलुयन क्लैन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। एस चौंक गया। उसने सिर घुमाया। आवाज उसी रास्ते से आ रही थी जिससे वो लोग आए थे, जबकि वो रास्ता उन्होंने खुद पत्थरों से बंद कर दिया था। सब डर गए। दो वफादार गार्ड्स ने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी। अगले ही पल पत्थरों को तोड़ती हुई एक सबमरीन गुफा में दाखिल हुई। उसे देखकर सभी को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि वो साम्राज्य के शाही परिवार की फ्लैगशिप सबमरीन थी। दरवाजा खुला और उसमें से एक बूढ़ा छिपकली आदमी बाहर निकला। सफेद बाल, शानदार कपड़े और चेहरे पर राजसी ठाठ। उसे देखते ही एस की आंखों में चमक आई। उसने राहत की सांस ली। अंकल जानकर, आपको देखकर दिल को चैन मिला। लगता है साम्राज्य का संकट अब खत्म हो गया। जानकर मुस्कुराया। सबकी उम्मीदों भरी निगाहों को देखते हुए बोला, हां, तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आई, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी के आदेश का पालन कर सकता हूं, तुम सबको मारने के लिए। वातावरण अचानक ठंडा पड़ गया। जानकर की आंखें लाल हो उठीं। वोलुयन क्लैन का खून पूरी तरह से मिट जाना चाहिए। तुम सबको मरना होगा। इतना कहते ही सबमरीन से दर्जनों युद्धक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स बाहर निकले। इस्पात से बने ये मशीन सैनिक अपने काले हथियारों की नली सीधे एस और बाकी लिजर्ड युवाओं पर तान चुके थे। अंकल जानकर, एस की आवाज गूंज उठी। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अगले ही पल चारों तरफ लेजर की बारिश होने लगी। दोनों गार्ड्स आगे बढ़े अपने शरीर से एस की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो भी कुछ ही सेकंड में छलनी हो गए। लिजर्ड युवाओं ने चीखते हुए अपनी शक्तियां छोड़ी, भागने की कोशिश की। वो सब बेहद प्रतिभाशाली थे, जिनमें से कुछ भविष्य में इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स भी बन सकते थे। लेकिन आज वो मौका उन्हें नहीं मिला।
लेजर ने उन्हें टुकड़ों में बांट दिया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वहां कोई जिंदा नहीं बचा। बूढ़ा जानकर मुस्कुराया, अपनी बंदूक अपने सिर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। मेरे स्वामी का आदेश है, सभी लिजर्डमन को मरना होगा, मुझ समेत। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने सभी लाशों को इकट्ठा किया ताकि बाद में उनकी बायोलॉजिकल वेरिफिकेशन की जा सके। हर लिजर की पहचान का डेटा साम्राज्य के डेटाबेस में भेजा गया। अगर किसी की गिनती में फर्क हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी को दंड मिलता। थोड़ी देर बाद एक मशीन ने रिपोर्ट दी, सभी लिजर्डमन साफ कर दिए गए। यांग जिंगसन ने शांत चेहरे से कहा, अब हमें एक और बड़ा संसाधन क्षेत्र मिल गया है। झंग यी ने यांग जिंगसन और बाकी लोगों को साम्राज्य के सबसे ऊंचे महल की छत पर बुलाया। वहां से पूरा वुलुयन एम्पायर नीचे नजर आ रहा था। चीखें, भागते लोग, धुआं। लेकिन झंग यी का ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था, इतने विशाल ग्रह की तुलना में यह भूमिगत साम्राज्य बहुत छोटा है। अगर धरती की सतह पर 6 पीढ़ियां रह सकती हैं, तो ये सिर्फ एक सतही परत है। पता नहीं इस ग्रह के अंदर और कितने रहस्य और प्राचीन सभ्यताएं छिपी है। वो मुस्कुराया और बोला, हमारा युद्ध ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ये क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यांग जिंगसन ने उसकी ओर देखा और समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। भैया, क्या आप इसे हमारा भविष्य का रेफ्यूज बेस बनाना चाहते हैं? झंग यी ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें क्या लगता है? ये जगह बहुत बड़ी है। पूरी हुएक्सू कंट्री की आबादी भी यहां आसानी से रह सकती है। कौन जानता है, भविष्य में हमें भी किसी दिन छिपकर रहना पड़े। उसने आराम से खिंचाई करते हुए कहा, मुझे तो बस इतना चाहिए, ऊपर आसमान हो, सफेद बादल हो और कृत्रिम सूरज चांद। फिर ये जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं लगेगी। चैप्टर 2289, पतझड़ की हवा जैसे गिरे हुए पत्ते, भाग 2। यांग जिंगसन की पलकें हल्की सी झुकी हुई थी। उसकी लंबी काली पलकों में चमक थी। जब वो किसी बात पर सोचती थी तो उसका चेहरा ठंडा और दूर सा लगने लगता था, जैसे कोई उसे आसानी से पास ना आ सके। कुछ पल बाद उसने सिर उठाया और गंभीर स्वर में झंग यी से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये जगह अभी पूरी तरह सुरक्षित है। झंग यी ने पूछा, क्यों? यांग जिंगसन मुस्कुराई और बोली, अगर ये जगह इतनी अच्छी होती तो वुलुयन एम्पायर ने हुएक्सू किंगडम पर हमला क्यों किया होता? उसकी बात सुनकर झंग यी हंस पड़ा। सही कहा तुमने, दुनिया बहुत बड़ी है और उनके सामने जो हिस्सा है वो तो उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा है। ऐसे में अभी भूमिगत दुनिया में छिपने की जरूरत नहीं थी। यांग जिंगसन ने आगे कहा, अगर हम पूरे मानव समूह को नहीं, सिर्फ तियनहाई सिटी के अपने 10-20 हजार लोगों को सोचें तो हमारे पास और भी बेहतर जगह हैं। उसने अपना स्मार्ट डिवाइस चालू किया और हवा में एक होलोग्राम दिखाया, शेल्टर नंबर 1 का दृश्य। वो बोली, वुलुयन एम्पायर के लोगों को भी पता था कि ये जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने 180 किलोमीटर दूर नीचे की ओर एक और रेफ्यूज बेस बनाया था। हां, ऐसी 2 और जगह भी है। मैंने वहां अपने लोगों को भेज दिया है ताकि बचे हुए लिजर्डमैन को खत्म किया जा सके। ये जगह पूरी तरह गोपनीय थी। इसे वुलुयन एम्पायर ने अपनी जाति की आखिरी उम्मीद के रूप में बनाया था। यहां हजारों लोगों के रहने की जगह है, उपजाऊ जमीन है और बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल्स भी हैं। झंग यी मुस्कुराया। उस दृश्य को देखते हुए यांग जिंगसन के पास झुका और उसके कान के पास बोला, अब ये जगह सिर्फ हम दोनों का राज है। उसका इरादा नहीं था कि वो इन तीनों रेफ्यूज बेसेस के बारे में किसी और क्षेत्र के लोगों को बताए। कुछ ही समय में बाकी 2 बेसों में बचे सभी वुलुयन क्लैन के लोग भी मारे गए। उनके बायोलॉजिकल सैंपल्स लेकर जांच की गई, जब तक ये पूरी तरह साबित नहीं हो गया कि कोई जिंदा नहीं बचा। इस तरह वुलुयन एम्पायर के अस्तित्व की आखिरी उम्मीद भी झंग यी के हाथों मिट गई। लेकिन झंग यी ने अभी तक जमीन के ऊपर या 6 प्रमुख जिलों में ये खबर नहीं भेजी। 20,000 मीटर गहराई में रहते हुए सिग्नल भेजना आसान नहीं था। फिर भी
इंसान हमेशा कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता है। असल में जब सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स युद्ध में मारे गए और झेंग लो को झंग यी ने खत्म किया, तब भूमिगत क्षेत्रों में मौजूद एलियंस ने अपने सिग्नल ट्रांसमीटर से ये खबर अपने अपने सेक्टरों में भेजनी चाहिए, लेकिन कोई भी सिग्नल भूमिगत दुनिया से बाहर नहीं निकला। आकाश के ऊपर लू केआन के 3 सुपर बैटलशिप्स लगातार निगरानी कर रहे थे, एक तरफ वोलुयन एम्पायर पर और दूसरी तरफ उन सभी संदेशों पर जो वहां से भेजे जा रहे थे। ये संदेश अलग अलग इलाकों के इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट से आ रहे थे। जब लू केरन ने इन्हें प्राप्त किया तो उसके चेहरे पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान आई। भाई बिल्कुल सही कहता है, जीतने के बाद तुम सबका दिमाग घूम गया है, लेकिन अफसोस इस युद्ध में तुम सब सिर्फ सहायक किरदार हो। अपनी औकात याद रखो कमीनो। वो गुस्से से बोली, जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर लालच मत करो। उसने सभी संदेशों को रोका और उन्हें झंग यी और यांग जिंगसन तक पहुंचा दिया। झंग यी ने पढ़कर हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ा हो। वो बोला, चलो अब मुझे भी काम शुरू करना चाहिए। उसने यांग जिंगसन से पूछा, क्या सारे सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम के विस्फोट बिंदु चिन्हित कर लिए गए हैं? यांग जिंगसन ने सिर हिलाया और सारी जानकारी उसे साझा की। बहुत अच्छा। झंग यी ने यांग जिंगसन को साथ लिया और नीचे की ओर उतर गया। उसने सबसे पहले पूरे वोलुयन एम्पायर में पीछे सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्सप्लोसिव्स को हटाना शुरू किया। यह पूरा सिस्टम अब यांग जिंगसन के नियंत्रण में था, इसलिए प्रक्रिया आसान थी। लेकिन यह कोई साधारण विस्फोटक नहीं थे। यह एक ऐसा सिस्टम था जो लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राख में बदल सकता था। झंग यी ने जब इन्हें देखा तो पाया कि ये बारूद या न्यूक्लियर मटेरियल नहीं थे, बल्कि ये थे खास किस्म के एनर्जी क्रिस्टल्स। वो बोला, सही कहा जाता है, भूमिगत प्राचीन सभ्यताओं का एनर्जी सिस्टम हमारी तकनीक से बिल्कुल अलग है। उन्होंने ग्रह के सबसे कीमती संसाधन अपने लिए रखे और हमें सस्ते घटिया फॉसिल फ्यूल्स के भरोसे छोड़ दिया। हाँ, लेकिन अब ये सब मेरा है। वो एक एक करके सभी विस्फोटक निकालता गया। ये ऊर्जा क्रिस्टल इतनी शक्तिशाली थी कि उनसे वो एक विशाल मैकेनिकल आर्मी बना सकता था, अपनी सुपर बैटलशिप को शक्ति दे सकता था, यहां तक कि एक ऐसा सुपर गॉड ऑफ लव भी रच सकता था जो आज की मानव सभ्यता से बहुत आगे हो। 2 घंटे में ही झंग यी ने पूरे वोलुयन एम्पायर के सभी विस्फोटक इकट्ठा कर लिए। फिर वो एनर्जी माइंस, वेयरहाउस, आर्सनल्स और केमिकल प्लांट्स की ओर बढ़ा। जहां भी कीमती संसाधन थे, उसने सबको अपने अदर डायमेंशनल स्पेस में समेट लिया। उसका यह काम इतना विशाल था कि उसे छिपाना असंभव था। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में शंग दाओवे ने दूर से देखा। झंग यी ने बस हाथ हिलाया और पूरा एनर्जी क्रिस्टल वेयरहाउस उसकी आंखों के सामने हवा में उठा और गायब हो गया। वो विशाल गोदाम, जो पहाड़ जितना बड़ा था, एक झटके में झंग यी के एलियन स्पेस में समा गया। शंग दाओवे हैरान होकर वहीं रुक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब झंग यी ने उसकी ओर देखा तो वो जल्दी से मुस्कुराया और बोला, अरे लॉर्ड केओस, आपको देखकर अच्छा लगा। आपने तो कमाल कर दिया। अंदर ही अंदर शंग दाओवे सिहर गया। उसे मालूम था कि झंग यी ने झेंग लो को हराया है, लेकिन अब उसकी ताकत देखकर वो समझ गया कि ये जीत नहीं, वध था। एक योद्धा को हराना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर वो भागना चाहे तो उसे मारना लगभग नामुमकिन होता है। झंग यी ने ये कर दिखाया। उस शक्तिशाली हेडिस गेटकीपर को खत्म कर दिया। वो बिना किसी चोट के पूरी ऊर्जा के साथ यहां संसाधन जुटा रहा था। शंग दाओवे के मन में 1000 सवाल थे, पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो झुककर बोला, मेरे स्वामी, जब हम वोलुयन एम्पायर को पूरी तरह मिटा देंगे, तब इन संसाधनों का वितरण आप जैसा चाहे वैसा करें। मुझे कोई शिकायत नहीं। झंग यी ने बस इतना कहा, जब सब खत्म हो जाएगा, मैं बांट दूंगा जो हक बनता है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा।
ये कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से गायब हो गया और अगले ही पल वो 4 किलोमीटर दूर एक और जगह प्रकट हुआ। शंग दाओवे ने उसकी दिशा में देखा, गहरी सांस ली और उसके मन में एक ही ख्याल आया, अगर झंग यी चाहे तो वो पल भर में मुझे मिटा सकता है। चैप्टर 2290 पतझड़ की हवा जैसे झड़ते पत्ते भाग 3। झंग यी ने बिना किसी झिझक के पूरे वोलुयन एम्पायर के लगभग सारे रणनीतिक संसाधन अपने कब्जे में ले लिए। बस कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे खाना और कुछ उन्नत मशीनें उसने 6 मुख्य क्षेत्रों के लोगों के लिए छोड़ दी। 6 क्षेत्रों के लोगों ने जब मुख्यालय को संदेश भेजे तो लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। सबको समझ आ गया कि सूचना का रास्ता पूरी तरह बंद है। कोई भी जल्दबाजी में हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि इस युद्ध में तिएनहाई सिटी की टीम ने जो ताकत दिखाई थी वो अकेले ही सबको मिटाने के लिए काफी थी। इतनी जबरदस्त ताकत के सामने उनके मन का आखिरी शक और उम्मीद भी गायब हो गई। एक दिन ऐसे ही बीत गया। वोलुयन एम्पायर अब भी जलती आग और धुएं का एक खूबसूरत नजारा लग रहा था और लिजर्डमैन की चीखें अजीब तरह से सुकून भरी लग रही थी। तब झंग यी ने आखिरकार संचार चैनल खोला और 6 क्षेत्रों के शीर्ष नेताओं को एक छोटा सा संदेश भेजा। वोलुयन एम्पायर पर हमारा कब्जा हो चुका है। युद्ध के बाद सफाई में कुछ दिन लगेंगे। चिंता मत करें। बस कुछ शब्दों ने ही 6 क्षेत्रों के नेताओं को इतना उत्साहित कर दिया कि सब अपनी खुशी संभाल नहीं पाए। कमाल है, कितना बढ़िया लग रहा है। दोगाई क्षेत्र में ली ग्वेंजाओ ने मेज पर जोर से हाथ पटका और उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ लाल पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। कल से लेकर अब तक उसने एक पल भी नहीं सोया था। बेचैनी, डर और उम्मीद उसे सोने नहीं दे रहे थे। अगर ये युद्ध हार जाता तो पूरा हुएक्सू किंगडम मिट जाता। वो कैसे न घबराता। वो अपने ऑफिस में बार बार चक्कर काटने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। बहुत बढ़िया। हाँ, झंग यी, तू कमाल है। तू सच में कमाल है। वो बूढ़ा योद्धा इतना खुश था कि अपनी छवि या मर्यादा की परवाह भी नहीं कर रहा था। साउथ वेस्ट क्षेत्र में 2 भाई जो सेना के लिए मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें जब ये खबर मिली तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और शांति से मुस्कुराए। भले ही वो सन्यासी थे, लेकिन उनके दिलों में भी सांसारिक भावनाएं थी। अमिताभ, एक ने कहा, लॉर्ड हु डन सच में गुरु पद्म संभवा के पुनर्जन्म के योग्य है। दूसरा बोला, नहीं, शायद वो गुरु से भी ऊपर है। अगर गुरु राक्षसों को वश में कर सकता था तो लॉर्ड केओस ने तो पूरी सभ्यता को मिटा दिया। तो फिर क्यों न ये घोषणा कर दी जाए कि वो स्वयं बुद्ध के अवतार हैं। और इस तरह ये खबर पूरे तांत्रिक बुद्धिज्म में फैल गई कि लॉर्ड हु डन अब बुद्ध से भी ऊंचे दर्जे पर है। जियांगनन क्षेत्र में ज़हू झेंग ने झंग यी का संदेश पढ़कर राहत की सांस ली। अब जब जीत गए हो तो लौट आओ। तुम्हारे बिना दिल हमेशा डर में रहता है। वो खुश तो था, लेकिन भीतर कहीं गांव चंकों के बदले का डर भी था। पर आज वो डर भी मिट गया। अब उसे झंग यी से न ईर्ष्या थी, न डर, बस सम्मान था। जो कभी हमसे कमजोर था और अब इतना ऊपर चला गया, उससे डर लगता है। लेकिन जब वो बहुत आगे निकल जाता है तो वही डर श्रद्धा बन जाता है। ज़हू झेंग अब सोच रहा था कि कैसे वो झंग यी के साथ रहकर भविष्य में खुद को सुरक्षित रखे। हर क्षेत्र से एक जैसी प्रतिक्रियाएं आई, खुशी, राहत और गर्व। बाहर की दुनिया अब भी कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि ये युद्ध भूमिगत हुआ था। इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि कभी शक्तिशाली रहा वोलुयन एम्पायर अब पूरी तरह मिट चुका है। शेंगजिंग क्षेत्र, ठंडी हवा और बर्फ के बीच मेंग युअनजून ने हो तुड़ी मंदिर का दरवाजा खोला और जोश से बोला, हो तू, हम जीत गए। हमने एक दिन में वोलुयन एम्पायर को नष्ट कर दिया। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो मंदिर में घूमता रहा, खुशी से भरा हुआ। अब पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो हमारा मुकाबला कर सके?
आज के बाद जो भी हुएक्सू किंगडम के खिलाफ जाएगा 100 बार सोचेगा। हो तूने धीरे से अपनी आंखें खोली। चेहरा शांत था, पर निगाहें नरम पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी कठपुतली का इस्तेमाल हुआ है, यानी झंग यी ने झेंग लो से लड़ाई जीत ली। वो खुद युद्ध भूमि पर नहीं जा सकी, लेकिन झंग यी ने जो किया वो अविश्वसनीय था। वो सच में डरावना है। उसने बुदबुदाया। मैंग युअनजून चौंक गया। क्या कहा तुमने? हो तू बोली। मैंने कहा वो हुडन वाकई डरावना है। नहीं, सही कहो तो वो लोग डरावने हैं। मैंग युअनजून थोड़ा चुप हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर वो ताकतवर है तो हमारा हुएक्सू किंगडम और भी ताकतवर बनता है। इसमें बुरा क्या है? हो तू चुप रही, बस हल्के से मुस्कुरा दी। शायद उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। वो हमेशा सोचती थी कि उसे नाम शोहरत की परवाह नहीं, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि झंग यी अब उससे भी ऊपर जा चुका है। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो होना था अच्छा ही हुआ। अब काम की बात करते हैं। वो तैयारी कैसी चल रही है? मैंग युअनजून का चेहरा शांत हो गया। लगभग सब तैयार है। चलो देख लेते हैं। दोनों मंदिर से बाहर निकले और कार से शेंगजिंग सिटी के भूमिगत अनुसंधान केंद्र की ओर बढ़े। वो जगह 1000 मीटर जमीन के नीचे थी और आकार में जियांगनन रिसर्च सेंटर से भी बड़ी। वो कई सुरक्षा गलियारों से गुजरकर एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। कांच के पार जो दृश्य सामने था वो था लाखों छोटे छोटे पोषक टैंक, जो परत दर परत ऊंचाई तक लगे हुए थे। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।